बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल चार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्हें शेवार्ड कंट्रोल चार्ट्स भी बोलते हैं और सिंपली कंट्रोल चार्ट्स भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में ये यूज़ होते हैं। और जैसे आप लोगों ने पिछले एक टॉपिक में पढ़ा था 7 QC टूल्स, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, तो ये उनमें से एक है। दिस इज़ वन ऑफ देम। उनमें से जो दूसरे क्यूसी टूल्स हैं, जैसे हिस्टोग्राम हो गई, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हो गई, इसके अलावा पेरेटो चार्ट हो गया और फ्लो चार्ट हो गया, तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह से आज के लेक्चर में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, इस चार्ट को किया जाता है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसके जो मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं उनको कैसे स्टडी किया जाए। तो चलते हैं और पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इंट्रोड्यूस किसने किया था? W.A. शिवहार्ट। बेल लैब्स, AT&T बेल लैब्स में काम करता था। उसने 1920 में, उसको हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं, उसने 1920 में इंट्रोड्यूस किए थे। जब उसके इंजीनियर्स, उस कंपनी के जो इंजीनियर्स थे, चूंकि नया नया काम था और टेलीफोन इंडस्ट्री में शुरुआत थी टेलीफोन्स की, तो उसमें फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, रिपेयर्स का इशू भी आता था। तो ये लोग चाहते थे कि हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस पता चल जाए कि प्रोसेस हमारा कंट्रोल में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो उसके लिए फिर ये शिवहार्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे कंट्रोल चार्ट्स। अच्छा, इसके लिए ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, शिवहार्ट फ्रेम्ड द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कॉमन एंड स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, एंड on May 16, 1924 wrote an internal memo introducing control charts as a tool for distinguishing between the two. ये जो दो चीज़ें हैं, कॉमन कॉजेज और स्पेशल कॉजेज, ये इससे पहले ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और वहाँ पे आपने कॉमन कॉजेज जैसे वेरिएशन है, आपको पता है, आप लोग स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता है कि वेरिएशन इज़ ऑलवेज देयर। No two things in this universe are exactly alike. तो जब वेरिएशन होगी तो वेरिएशन के कॉजेज भी होंगे। वो वेरिएशन क्यों आई है? जब दो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है एक ही मशीन, और दोनों चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो डायमेंशंस हैं, कोई भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे से अगर डिफरेंट आ रहे हैं, तो फिर ये जानना ज़रूरी है कि उसके पीछे कॉज क्या है। अब कॉज जो है ऐसी भी हो सकती है जिसको हम नेचुरल कॉज बोलते हैं, इसको हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में वाइट नॉइस भी बोलते हैं। तो जो नेचुरल कॉज है उसको तो आप नहीं कर सकते, उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते, दैट वुड बी ऑलवेज देयर। उसमें ये है कि आप एग्जांपल ले लें, जैसे आप एक मशीन बॉटल फिल कर रही है उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वी एक्सपेक्ट कि अगर वो 100 बॉटल्स उसमें फिल करेगी, और चूंकि हमने कंप्यूटराइज उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है और 250 ml पर उसको हमने सेट किया हुआ है कि इसमें 250 ml ही लिक्विड डाला जाए। लेकिन जब आप सैम्पलिंग करते हैं और आप मेजरमेंट करते हैं तो एक्चुअली वो वैसा नहीं आता जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब आपने ये देखना है कि इसके पीछे कॉज क्या है। अब कॉज अक्सर जो क्वालिटी कंट्रोल में टर्म्स यूज़ होती हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मदर नेचर, ये इशिकावा डायग्राम में भी यूज़ की जाती हैं कॉजेज़, रूट कॉजेज़ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ भी हम रूट कॉज देखते हैं कि ये जो वेरिएशन आई है मैन्युफैक्चरिंग में या किसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये उसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, क्या ऐसी कॉज है कि जिसको एड्रेस किया जा सकता है, जिसको रिमूव किया जा सकता है, या इसके साथ हमने गुजारा करना होगा। तो बहरहाल दो किस्म की कॉजेज़, जिस तरह आपने एरर्स पढ़े हुए हैं स्टैटिस्टिक्स में, दो किस्म के हैं, जिसमें एक आते हैं
रैंडम एरर्स और सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स उनके साथ हम गुजारा करते हैं, वो हमेशा होंगे, उनको हम स्टडी करते हैं, उनकी बेस पर डिस्ट्रीब्यूशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल कॉजेज हैं, या इसको हम स्पेसिफिक वेरिएशन भी बोल सकते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक वजह की किसी एक स्पेसिफिक कोई इसकी के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होती है। अब वो रीज़न जो है वो मैन, मशीन, मटेरियल, मदर नेचर या एनवायरनमेंट किसी एक वजह से हो सकती है। मशीन ख़राब है तो फिर भी हो सकती है। जो मैन काम कर रहा है, बंदा ऑपरेटर काम कर रहा है, वो अगर एक्सपीरियंस नहीं है या उसमें कोई इशू है, परफॉर्मेंस में इशू है, तो फिर भी वेरिएशन आ सकती है। मटेरियल ठीक नहीं आया, पिछले लॉट में मटेरियल ठीक था, अब जो लॉट आई उसमें मटेरियल ठीक नहीं है, तो उसमें भी वेरिएशन आ सकती है। तो ये हैं स्पेशल कॉजेज और कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो ये शेवहार्ट ने जब ये स्टडी कर रहा था कि किस तरह से प्रोसेस को स्टडी किया जाए, ड्यूरिंग प्रोसेस किस तरह वेरिएशन को कंट्रोल किया जाए, तो उसने ये दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, कॉमन और स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ही अंडरस्टूड डेटा फ्रॉम फिजिकल प्रोसेसेस टिपिकली प्रोड्यूस नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, उसने ये चीज़, मतलब ये फैक्ट इस्टेब्लिश किया कि जो फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं, कोई भी फिज़िकल प्रोसेस है जिससे आप मैं ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ही प्रोसेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में। तो जितने भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसेस होते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे यूजुअली फॉलो अ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये बात उसने इस्टेब्लिश कर ली। अब ये तीन चीज़ों को लिंक करें। एक तो हो गया कि हमें प्रॉब्लम का सामना है, और वो प्रॉब्लम क्या है, वेरिएशन, और वेरिएशन की आगे से टाइप्स आ गई, कॉमन और स्पेशल कॉजेज। और उसके बाद ये चीज़ इस्टेब्लिश करना कि जो फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो फिर हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी की मदद से ये जो स्पेसिफिक चार्ट्स हैं, कंट्रोल चार्ट्स जिन्हें बोलते हैं, इन्हें हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग कि कंट्रोल चार्ट्स जो हैं ये होते क्या हैं? तो कंट्रोल चार्ट, व्हाट इज अ कंट्रोल चार्ट? कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज बीन मेजर्ड और कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल वर्सेस द सैंपल नंबर और टाइम। मैं आगे स्विच करता रहूँगा, आपको मैं फिगर पर भी बता देता हूँ इस डेफिनेशन की मदद से। कंट्रोल चार्ट क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। ये एक ग्राफ है, ग्राफिकल डिस्प्ले है किसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का। यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो सैंपल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक वाई एक्सिस पे लिया जाता है, और इसको प्लॉट कैसे करते हैं? दैट हैज़ बीन मेजर्ड और कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल, एक सैंपल से क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूट करते हैं, वर्सेस द सैंपल नंबर और टाइम। इसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस पर क्या होता है? सैंपल नंबर या टाइम होता है। अगर आप इन को देखें तो ये जो यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ पे है एक मार्क लगा हुआ है, ये जो मार्क है, सपोज करेंगे ये सैंपल नंबर 1 है। जब हमने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से एक सैंपल ड्रॉ किया और वो पहला सैंपल था, उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसमें 5 यूनिट्स हों, 4 हों, 10 हों, 8 हों, जितने भी यूनिट्स है पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो उनको हम कहते हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं सैंपल 1। अब कुछ देर के बाद हमने फिर दूसरा सैंपल ड्रॉ किया, ये आ गया सेकंड सैंपल, फिर थर्ड सैंपल, फिर फोर्थ सैंपल एंड सो ऑन। यूं भी हो सकता है कि आप इक्वल इंटरवल्स पे डिसाइड कर लें कि हमने हर घंटे के बाद एक सैंपल लेना है, और उस ऑब्ज़र्व करेंगे और उसको हम प्लॉट करेंगे ताकि हमें प्रोसेस की मॉनिटरिंग का काम हम उससे ले सकें। तो यूं भी हो सकता है कि ये आपने 9 बजे एक सैंपल लिया था यहाँ पे, फिर आपने 10 बजे लिया, फिर 11 बजे लिया, फिर 12 बजे लिया, फिर 1 बजे एंड सो ऑन। आपने जितने घंटे शिफ्ट चलाई है, आप उतने टाइम तक इसको ऑब्ज़र्व करते रहे हैं। हर दफ़ा सैंपल लेने के बाद उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और उसको हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। अब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यूज़ तो एक रेंज है वैल्यूज़ की,
जिस तरह आप बॉटल की बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की, तो उसमें सपोज 250 ml 250 ml जो है वो लिक्विड आना चाहिए, तो आप मेजर करते हैं। अच्छा, आना चाहिए तो वो तो ये सेंटर लाइन है, ये आपका आइडियल है, ये आपकी डिज़ायर्ड मेजरमेंट है कि इतना आना चाहिए। अब आप जो आपने 9 बजे सैंपल लिया था 10 या 5 बॉटल्स का, उसकी एवरेज 250 से कम आई है। दूसरा सैंपल लिया तो फिर 250 से कम है, लेकिन दूसरे सैंपल में इसकी जो वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू, वो पहले सैंपल की एवरेज से ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप तीसरे सैंपल का लेते हैं तो उससे भी कम वैल्यू देता है, और इसी तरह आप हर घंटे के बाद सैंपल लेने के बाद उसकी एवरेज लेके इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छा, उसमें ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम हमारी जो लिमिट है वो क्या है, मतलब कितनी लिमिट के अंदर रहे अगर ये एवरेज या मीन, तो हम उसको टॉलरेट कर लेंगे, उसके साथ गुजारा कर लेंगे। और कौन सी वो अपर वैल्यू है जिससे ज़्यादा आ जाए एवरेज, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर लेंगे। ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इन कंट्रोल लिमिट्स के दरमियान में जब भी सैंपल का मीन प्लॉट होता रहेगा तो प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस ठीक चल रहा है। अब ये जो वेरिएशन आई है, पहले सैंपल की का मीन कम था, एवरेज से भी कम था, दूसरे का एवरेज से कम था लेकिन इससे ज़्यादा था, तो ये जो वेरिएशन आ रही है इसको हम कॉमन कॉज कह सकते हैं, या इसको हम रैंडम वेरिएशन कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में। तो ये दिस विल ऑलवेज बी देयर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हर दफ़ा सैंपल लें और हर दफ़ा आपको एग्जैक्टली 250 ही मिले। आपको 250 के ऊपर नीचे ये ऑब्जर्वेशन मिल सकती हैं सैंपल की। तो ये है एक टिपिकल कंट्रोल चार्ट, इस तरह का चार्ट होगा। इसको हम प्रोसेस के दौरान इसको मॉनिटर करते रहेंगे और इसके पैटर्न्स को स्टडी करते रहेंगे। अब इसके पैटर्न्स को कैसे स्टडी करते हैं, अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई कंट्रोल चार्ट क्या है। इट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज़ बीन मेजर्ड और कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल वर्सेस सैंपल नंबर और टाइम। सैंपल को के क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक की ऑब्जर्वेशंस को सैंपल नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करने से जो ग्राफ मिलता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल चार्ट। अच्छा, अ कंट्रोल चार्ट कंटेन्स अ सेंटर लाइन, ये भी हमने इसमें देखा, इसमें एक सेंटर लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक करस्पॉन्डिंग टू द इन कंट्रोल स्टेट, कि जब आपका प्रोसेस कंट्रोल में हो तो, और परफेक्टली कंट्रोल में हो, तो यहाँ जो एवरेज आनी चाहिए वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। इस लाइन को बोलते हैं द सेंटर लाइन या एवरेज। टू अदर लाइन्स अभी हमने डिस्कस किया, कॉल्ड अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट आर आल्सो ऑन द चार्ट। These control limits are chosen so that if the process is in control, nearly all of the sample points will fall between them. ये लिमिट्स हम जब चूज करते हैं तो ये लिमिट्स चूज ही इस तरह से करते हैं ताकि अगर प्रोसेस कंट्रोल में है तो जितने भी पॉइंट्स प्लॉट हों वो इन दो लाइंस के दरमियान में ही प्लॉट हों। As long as the points plot within the control limits, the process is assumed to be in control and no action is necessary. कि जब इन दो लाइनों के बीच में जब भी प्लॉट होते रहेंगे पॉइंट्स, तो हम कहते हैं कहेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल में है और कोई एक्शन ज़रूरी नहीं है लेना। If a point plots outside the control limits is interpreted as एविडेंस दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर कोई एक पॉइंट भी प्लॉट हो गया इन दो लाइनों से बियॉन्ड, इसके ऊपर या इस लाइन से नीचे प्लॉट हो गया, तो हम कहेंगे कि प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। It is customary to connect the sample points on the control chart with straight line segments so that it is easier to visualize how the sequence of points has evolved over time. तो जब आप प्लॉट करेंगे तो एक डॉट लगेगा, दूसरे सैंपल के अगेंस्ट डॉट लगेगा, लेकिन एक रिवाज है कि इन पॉइंट्स को लाइन से या लाइन सेगमेंट से आप ज्वाइन भी कर लें ताकि इसको पैटर्न्स को स्टडी करना इजी हो। तो ये है कंट्रोल चार्ट की, एक टिपिकल कंट्रोल चार्ट की शेप और उसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा,
अब ये जो हमने चीज़ पढ़ी है कि अगर ये सारे पॉइंट्स इन दो लाइंस के बीच में प्लॉट रहेंगे तो हम कहेंगे प्रोसेस इन कंट्रोल है। अब ज़रूरी नहीं है कि इन लाइंस के बीच में भी प्लॉट हो और फिर भी प्रोसेस कंट्रोल में हो। ऐसा भी हो सकता है, even if all the points plot inside the control limits, if they behave in a systematic or non-random manner, then this could be an indication that process is out of control. For example, if the center line but above the lower control limit, we would be very suspicious that something was wrong. अच्छा, कहता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट इन लाइन से बाहर ही प्लॉट हो तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होगा। प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल उस वक्त भी हो सकता है जैसे आप ये जो पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं तो ये कंटिन्यूस आप पॉइंट्स प्लॉट करें। अब ये 3 पॉइंट्स बिलो द सेंटर लाइन प्लॉट हुए हैं और ये जो 2 पॉइंट्स हैं आगे पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं ये प्लॉट हुए हैं अबव सेंट्रल लाइन, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसा हो कि आपने 20 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं तो उनमें से 18 पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर हैं सेंट्रल लाइन से और 2 नीचे हैं, या 18 नीचे हैं 2 ऊपर हैं, मगर जो बैक टू बैक पॉइंट्स हैं वो लाइन के एक ही तरफ प्लॉट हो रहे हैं, तो उस वक्त भी बेशक लिमिट्स के अंदर हो तो उस वक्त भी हम कहेंगे कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। If the process is in control, all the plotted points should have an essentially random pattern. ये जो पैटर्न है इनका ये रैंडम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे इंक्रीज ही होते जा रहे थे, ये डिक्रीज होते होते यहाँ से इंक्रीज हुआ है तो फिर ये रैंडमनेस आ गई है। लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट भी इसी को फॉलो करता और डिक्रीज ही होता तो हम कहते कि ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, रैंडम वेरिएशन इसके अंदर नहीं है, कोई स्पेसिफिक वेरिएशंस हैं। अच्छा, अब ये 2 टर्म्स हैं कंट्रोल लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, इनको समझना ज़रूरी है। ये जो लिमिट्स हमने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट की थी, इन लिमिट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको आगे चलेंगे तो इनको स्पेसिफाई करने के लिए हम कुछ रूल्स भी तो डिफाइन करेंगे कि कैसे पता चला कि ये 250 ml है और यहाँ पे 255 और यहाँ 245 कर लिया, ये 5 ml ऊपर नीचे कर लिया। तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि हम एक जैसा ही करेंगे। हम इसके लिए जो लिमिट्स हैं इनको पहले डिफाइन करते हैं कि कितनी होती हैं और वो कौन सी होती हैं, फिर जब कंट्रोल चार्ट्स पे प्लॉट करेंगे तो फिर किस तरह से करेंगे। तो ये जो कंट्रोल लिमिट्स हैं इनमें एक को बोलते हैं कंट्रोल लिमिट्स और एक लिमिट्स होती हैं जिनको हम स्पेसिफिकेशन लिमिट्स बोलते हैं। कंट्रोल लिमिट्स क्या है? कंट्रोल लिमिट्स इनको कहते हैं वॉइस ऑफ द प्रोसेस और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को बोलते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर। अब इसमें क्या फ़र्क है? वॉइस ऑफ प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस डिमांड कर रहा है आपकी मशीन है, मटेरियल है, आपके ऑपरेटर्स हैं, एनवायरनमेंट है, वहाँ की टेम्परेचर है, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो इतनी होनी चाहिए, 255 अपर होनी चाहिए और 245 लोअर होनी चाहिए। तो ये डिमांड किसकी है? प्रोसेस की डिमांड है। आप फोर्स नहीं कर सकते प्रोसेस को। अगर फोर्स करेंगे तो यू विल हैव टू improve your process, you will have to improve the quality of your material, you will have to improve the quality of your workers. स्पेसिफिकेशन लिमिट्स क्या हैं? स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं वॉइस ऑफ कस्टमर। आपकी ये जो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, ये जिस कस्टमर ने लेनी है उस कस्टमर की क्या स्पेसिफिकेशन है। अब एक जब मैंने बॉटल ली, मैंने कहा यार ये तो जितना 250 से ये तो 10 मिलीलीटर कम है, वो इतना कम मैं नहीं लेता, तो या ज़्यादा है या कम है। तो ये मैंने या एक कस्टमर ने जब उसको डिसाइड किया है लिमिट को, तो ये उसको बोलेंगे स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स कहाँ से कैलकुलेट की जाती हैं? ये डेटा से कैलकुलेट की जाती हैं। दे आर कैलकुलेटेड फ्रॉम डेटा। डेटा जब प्रोसेस जनरेट कर रहा होता है तो उससे हम जब उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और उसका मीन कैलकुलेट करने के बाद वहाँ से जब हम लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं
तो वो होती हैं कंट्रोल लिमिट्स। लेकिन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आर डिफाइंड फ्रॉम द कस्टमर। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स कस्टमर डिफाइन करता है कि मुझे इस लिमिट के अंदर चाहिए, इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। कंट्रोल लिमिट्स की अपीयर ऑन कंट्रोल चार्ट्स। ये चार्ट्स के ऊपर जो लिमिट्स होंगी उन्हें कंट्रोल लिमिट्स बोलते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं दे अपीयर ऑन हिस्टोग्राम्स। वो हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को शो करते हैं। अपीयर टू सब ग्रुप्स, अप्लाई टू आइटम्स। अच्छा, यहाँ पे अपीयर टू सब ग्रुप्स का क्या मतलब है? सब ग्रुप्स या सैम्पल्स हैं, तो ये जो कंट्रोल लिमिट्स हैं ये आप जो इंडिविजुअल सैंपल्स हैं उनको प्लॉट करने के लिए आप ये जो लिमिट्स डिफाइन करते हैं ये कंट्रोल लिमिट्स होती हैं। और ये जो लिमिट्स हैं ये आइटम्स पे होती हैं, ये सब ग्रुप्स पे अप्लाई नहीं होती, आइटम्स पे होती हैं। मतलब मैं तो अब जाहिर है हर दफ़ा 5 बॉटल्स तो नहीं खरीदूंगा, मैं तो एक बॉटल खरीदूंगा। मैं उस एक बॉटल को देखूंगा कि उसमें वो जो स्पेसिफिकेशन है उससे ऊपर है मेजरमेंट या क्वांटिटी, या उससे नीचे है। इसी तरह कंट्रोल लिमिट्स गाइड फॉर प्रोसेस एक्शंस। ये आपको गाइड करती हैं कि प्रोसेस में जो भी आपने एक्शंस लेने हैं, आपने जो करेक्टिव एक्शंस लेने हैं प्रोसेस को ठीक करने के लिए, वो कंट्रोल लिमिट्स से आपको पता चलेंगे। और यहाँ पे सेपरेट गुड आइटम्स फॉर फ्रॉम दे सेपरेट गुड आइटम्स फ्रॉम बैड आइटम्स। तो यहाँ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स में आप देखते हैं यार ये मेरी स्पेसिफिकेशन है 255 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा है, ये बैड आइटम है, इसको निकाल दो। या 245 से कम नहीं होना चाहिए, तो जिससे कम है तो ये बैड आइटम है। तो गुड आइटम्स को बैड आइटम्स से सेपरेट करने के लिए स्पेसिफिकेशन लिमिट्स यूज़ होती हैं। उसके बाद प्रोसेस इज डूइंग, ये आपको कंट्रोल लिमिट्स बताती हैं कि प्रोसेस कैसा चल रहा है। और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आपको बताती हैं व्हाट वी वांट द प्रोसेस डू। ये हम प्रोसेस से डिमांड करते हैं कि जो मशीन चले, जो फैक्ट्री काम करे, जो फिलर उसमें यूज़ हो, या जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रोसेस से हमें ये चीज़ें चाहिए, वो हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट से पता चलती हैं। और कंट्रोल लिमिट्स हमें बताती हैं कि प्रोसेस क्या कर रहा है, व्हाट प्रोसेस इज़ डूइंग। तो ये फ़र्क है कंट्रोल लिमिट्स में और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स में। अच्छा, ये आप पहले वाकिफ़ हैं इस चीज़ के, ये इस स्लाइड के ऊपर टाइप्स ऑफ डेटा मेंशन किए हुए हैं। आपको पता है डिस्क्रीट डेटा होता है और कंटिन्यूस डेटा होता है। दो किस्म के डेटा सेट्स होते हैं। और डिस्क्रीट कौन सा होता है ये भी आपको मालूम है कि वो वेरिएबल या वो डेटा जो काउंटिंग से पता चले, जिसको हम काउंट करें। और ऐसा डेटा जिसको मेजर करें, जिसको काउंट ना करें, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। मसलन अब एक प्रोसेस के अंदर तो दोनों किस्म के डेटा होंगे, हम काउंट डेटा भी यूज़ करेंगे और वहाँ अपीयर होता है प्रोसेस, और कंटिन्यूस डेटा भी अपीयर होता है प्रोसेस के अंदर। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और बहुत सारे, लेंथ है, हाइट है, ये सारे कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल्स हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है, नंबर ऑफ बैड आइटम्स हैं, तो ये डिस्क्रीट डेटा है। तो जब हम कंट्रोल चार्ट्स बनाएंगे तो पहले हमने देखना होगा कि जो हमारा डेटा है ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। अच्छा, अब एक और टर्म क्लियर कर लें, क्योंकि कंट्रोल चार्ट जब हम बनाएंगे तो हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये टर्म्स ज़रूरी हैं। ये टर्म्स असल में ये डिस्क्रीट डेटा या काउंट डेटा के लिए हैं, या एट्रीब्यूट्स के लिए। आपको पता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटेटिव या काउंट डेटा को डिस्क्राइब करती हैं। अच्छा, इसमें डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव्स में क्या फ़र्क है? A defect is any item or service that exhibits a departure from specifications. Defect क्या है? कोई आइटम या सर्विस है जो स्पेसिफिकेशन से डिपार्चर शो करता है। A defect does not necessarily mean that the product or service cannot be used. डिफेक्ट का ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट, या अगर बैंक्स हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनकी सर्विस यूज़ नहीं की जा सकती। डिफेक्ट के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। A defect indicates only that the product result is not entirely as intended.
तो ये हमें सिर्फ ये बताता है कि जो इंटेंशन थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वैसा नहीं है। आप वैसे भी जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो आप कहते हैं यार इनकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन ऐसी नहीं है, तो उसमें इसका मतलब उसमें डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्टिव ज़्यादा खतरनाक टर्म है। अ डिफेक्टिव इज़ एन आइटम और सर्विस दैट इज़ कंसिडर्ड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल फॉर यूज़। Each item or service experience is either considered defective or not. There are only two choices. तो जब हम देखते हैं कि डिफेक्ट्स में और डिफेक्टिव्स में, डिफेक्ट्स के साथ जो आइटम है या जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डिफेक्टिव्स क्या हैं? ये वो आइटम है जिसको हम कहते हैं ये अनएक्सेप्टेबल है। मतलब डिफेक्टिव आइटम को हम यूज़ नहीं करते, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास कुछ आइटम्स आएंगे जो मैन्युफैक्चर होके किसी प्रोसेस से आएंगे, तो उनमें डिफेक्ट्स तो ज़रूर होंगे, लेकिन हम उस किसी आइटम को डिफेक्टिव आइटम उस वक्त डिक्लेयर करेंगे जब वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट। अब सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स में हम जब कंट्रोल चार्ट बनाने लगते हैं तो कौन सी कंसिडरेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद कौन सा कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल चार्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको टाइप्स का भी पता चलेगा और किस सिचुएशन में कौन सा कंट्रोल चार्ट यूज़ करना है वो भी आपको पता चलेगा। अच्छा, तो अभी हमने एट्रीब्यूट और वेरिएबल की बात की, या डिस्क्रीट और काउंटेड उसकी कंटिन्यूस डेटा की बात की। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास डेटा कैसा है। अगर हमारे पास वेरिएबल डेटा है, मतलब कंटिन्यूस डेटा है, तो हम इस तरफ आ जाएंगे। इस साइड पे हमारा जो कंट्रोल चार्ट्स हैं ये वेरिएबल डेटा के हैं, और इस तरफ जितने भी कंट्रोल चार्ट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव डेटा के लिए हैं। जो प्रोसेस से क्वालिटेटिव डेटा आएगा तो इनमें से कोई चार्ट यूज़ करेंगे, और अगर वेरिएबल डेटा कंटिन्यूस डेटा होगा तो इनमें से कोई चार्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपका सपोज आपका एक जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक वेरिएबल है, मतलब टेम्परेचर है, तो फिर हम ये देखेंगे कि जो आप सैंपल ले रहे हैं उनका साइज़ कितना है। मतलब आप जब सपोज 9 बजे एक सैंपल लिया आपने, तो आपका जो सैंपल है वो एक थ्रेश होल्ड रखते हैं यहाँ पे 10 का, कि 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है। अगर 10 या 10 से बड़ा हो सैंपल आपका, तो आप जो कंट्रोल चार्ट यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एक्स बार, वो जो मीन होता है एक्स बार एंड एस चार्ट, एस स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो एक्स बार और एस को प्लॉट करेंगे आप कंट्रोल चार्ट्स में, तो इसको बोलेंगे एक्स बार एंड एस चार्ट। अगर आपका सैंपल एक उसकी तादाद जो है आइटम्स की या यूनिट्स की तादाद आपके सैंपल में 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है, 10 और 1 के दरमियान में है, तो उस वक्त जो आप चार्ट यूज़ करेंगे उसका नाम है एक्स बार एंड आर चार्ट। एक्स बार मीन तो निकालेंगे, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो वेरिएशन की मैयर है उसकी बजाय हम वेरिएशन की ये वाली मैयर यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं रेंज। उसके बाद आप ये देखते हैं, अब यहाँ 1 और 10 तक तो हो गया कि 10 से बड़ा हो या इक्वल हो और 10 के दरमियान में हो, तो आइडिया कि अगर एक साइज का सैंपल हो, मतलब एक एट ए टाइम आप एक आइटम निकालें टेस्टिंग के लिए, उसको उसकी क्वालिटी या कोई एट्रीब्यूट सॉरी वेरिएबल टेस्ट करने के लिए, तो उस वक्त कौन सा कंट्रोल चार्ट यूज़ करते हैं? तो उस वक्त आप कंट्रोल चार्ट यूज़ करेंगे आई एंड एम आर चार्ट। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल मेजरमेंट, क्योंकि एक सिंगल आइटम है। इंडिविजुअल मेजरमेंट कंट्रोल चार्ट या मूविंग रेंज एम आर कंट्रोल चार्ट। ये जब इसको इनको सबको हम वन बाय वन आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता हो कि किस सिचुएशन में कौन सा चार्ट यूज़ किया जाता है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम डिफेक्ट्स या डिफेक्टिव्स बोलते हैं, नॉन कन्फर्मिटीज़ भी नॉन कन्फर्म्ड आइटम्स या नॉन कन्फर्मिटीज़ भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं काउंटिंग डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव्स, डिफेक्ट्स को देख रहे हैं या डिफेक्टिव्स को देख रहे हैं? अभी हम पिछली स्लाइड में डिफेक्ट और डिफेक्टिव्स को समझ चुके हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। अगर तो डिफेक्ट्स को देख रहे हैं आपके किसी एक आइटम में बहुत सारी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका टेम्परेचर है, हाइट है, वेट है, वो कितना वज़न बर्दाश्त कर सकता है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें सिर्फ आप ये देखते हैं कि डिफेक्ट की बात करते हैं।
तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है वो कांस्टेंट है या नहीं है। अपॉर्चुनिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपका जो आइटम है जिसमें आप डिफेक्ट्स देख रहे हैं वो कांस्टेंट है, मतलब एक कभी आपके पास 2 आइटम्स आते हैं, कभी 3 आइटम्स आते हैं। तो अगर कांस्टेंट है यस तो सी चार्ट यूज़ होगा, और अगर नहीं है तो यू चार्ट यूज़ होगा। अभी आप इनके नाम समझ लें, जब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम इनको फिर देखेंगे भी कि ये होते क्या हैं और कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फिर आते हैं डिफेक्टिव्स की तरफ। कांस्टेंट सैंपल साइज। अब डिफेक्टिव्स में हम ये देखते हैं कि जो आइटम आया है वो डिफेक्टिव है या नहीं। अब डिफेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट होगा। अच्छा, उसमें सैंपल साइज जो आपने एट अ टाइम जो यूनिट्स प्रोसेस के अंदर से लिए हैं वो यूनिट्स, उनकी तादाद जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हर दफ़ा आप एक जैसा सैंपल ले रहे हैं, हर दफ़ा 5 का यूनिट का सैंपल ले रहे हैं, या हर दफ़ा 10 यूनिट्स का सैंपल ले रहे हैं, या 2 यूनिट्स का सैंपल हर दफ़ा ले रहे हैं, या आपका सैंपल साइज हर दफ़ा वेरी करता है। तो अगर तो आपका सैंपल साइज कांस्टेंट है यस तो एनपी चार्ट, इस चार्ट का नाम है एनपी चार्ट। और अगर कांस्टेंट सैंपल साइज नहीं है तो उसमें जस्ट पी चार्ट यूज़ होगा। तो अब इनके नाम आप याद कर लें कि वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स कौन कौन से हैं और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स कौन से हैं। तो हम अगले लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स। उसमें एक्स बार एंड आर चार्ट, फिर एक्स बार एस चार्ट, फिर इंडिविजुअल मेजरमेंट चार्ट कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद उनको स्टडी करना, उनमें पैटर्न्स को स्टडी करना, उसके रूल्स, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।